नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। आज मैं बहुत दुखी मन से, बहुत तकलीफ़ में आज अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी चैनल के माध्यम से। मुझे उज्जैन वाली दुर्घटना की जानकारी लगभग 24 घंटे बाद हुई और उसके बाद जो कुछ मुझे मालूम पड़ा, जो कुछ मैंने देखा, पढ़ा, उसके बाद से अपने आप पे शर्म आ रही है। अ, वो 12 साल की बच्ची की धुंधली तस्वीर जो वीडियो क्लिपिंग में नज़र आ रही है, उसे देख-देख के मुझे लगता है कि मैं अपना नंगापन देख रहा हूँ और मैं वो धुंधली तस्वीर में अपनी शक्ल नज़र आ रही मुझे और मुझे ये देख के बड़ी तकलीफ़ हुई कि ढाई घंटे तक वो बच्ची कॉलोनियों में घूमती रही और अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ा माँगती रही, लेकिन लोगों ने कपड़ा तक देने से इनकार कर दिया, मदद नहीं की उसकी। बहुत असुविधा हुई। मैं 2 दिन से सहज नहीं हो पा रहा हूँ और मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो मैंने अपने कुछ आईपीएस मित्रों से बात की। बीमे धंधे की वजह से लगभग काफ़ी आईपीएस लोग मेरे संपर्क में रहे हैं। तो मैंने इन 24 घंटों में 7 आईपीएस अफ़सरों से बात की। 7 में से 4 तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, 3 अभी भी पदस्थ हैं और उन 3 में से 1 रतलाम ज़िले में पदस्थ रह चुके हैं। इन सब से बात हुई और प्रत्येक से 17 मिनट से लेकर लगभग 25-27 मिनट तक मेरी प्रत्येक से बात हुई और मुझे देख के ये बड़ा आश्चर्य हुआ, इन 7 के 7 लोगों के जो रतलाम ज़िले में नहीं रहे हैं, उन समेत 7 के 7 लोगों की उनका क्षोभ, उनका गुस्सा, उनका निष्कर्ष और निदान के लिए अपेक्षाएँ, इनकी शब्दावली सब भले अलग-अलग रहीं, लेकिन ये सब इनके निष्कर्ष एक ही निकले। वो इतनी बातें हुई कि मैं आज मुँह ज़बानी कुछ याद नहीं रख पाया और मुझे लिख के अपने सामने रखनी पड़ी और इसलिए मैं आपसे थोड़ा लंबी बात कर पाऊँगा आज। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग अपराधियों तक पहुँच नहीं पाते हैं, अपराधी कैसे अपराध कर लेते हैं, उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है? मुझे जो उन्होंने सिलसिलावार बताया, उनका कि एफआईआर लिखने के बजाय आवेदन लेने की परंपरा तो बहुत पहले से चली आ रही है, क्योंकि अपराधों की संख्या रिकॉर्ड में दिखाने के लिए ज़्यादा नहीं हो, इसलिए ऐसे अपराध जो बहुत गंभीर नहीं होते हैं, जैसे मोबाइल चोरी का हुआ हो या छोटे-मोटे नकबजनी का अपने छीना-झपटी का हुआ हो, ऐसे छोटे-मोटे मामलों में आवेदन लेके काम चला लेते हैं। और लेकिन जिन मामलों में एफआईआर लिखी जानी होती है, उन मामलों में पुलिस वाले स्वविवेक से एफआईआर लिखते ही लिखते हैं। लेकिन अब गए कुछ वर्षों से पुलिस कर्मियों पर राजनीतिक दबाव काफ़ी बढ़ गया है। लगभग उनके इस राजनीतिक दबाव ने पुलिस कर्मियों के स्वविवेक का अधिकार लगभग छीन लिया है और उनका साफ-साफ कहना है कि बैरागी जी, जब बलात्कारियों, हत्यारों को बचाने के लिए उनके समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हों, दुराचार के आरोपियों को जब प्रधानमंत्री का संरक्षण खुलेआम मिलता हो, तो ऐसे में कौन कुछ करना चाहेगा? एफआईआर लिखने से पहले अब पुलिस वालों को 100 बार सोचना पड़ता है। पता नहीं जिसके लिए एफआईआर लिखने की बात कही जा रही, मांग की जा रही है, उसकी राजनीतिक हैसियत क्या निकल आए। तब एफआईआर लिख दी तो फिर धाराएं बदलनी पड़ सकती हैं। हो सकता है एफआईआर ही कैंसिल करनी पड़ सकती है और स्थिति ये हो गई है कि गली मोहल्ले का सड़क छाप नेता भी वर्दीधारी का पानी उतार देता है। पता नहीं कब निलंबन हो जाए, कब लाइन अटैच हो जाए, पता नहीं, हो सकता है वर्दी ही उतर जाए, हाथापाई हो जाए, पिटाई हो जाए, सार्वजनिक रूप से अच्छी खासी बेइज्जती हो जाए। तो ऐसे हालत में कोई आदमी, कोई पुलिसकर्मी तत्काल ताबड़तोड़ कार्रवाई करने से अब सकुचाने लगे हैं। हिम्मत नहीं होती है कि की गई कार्रवाई से कहीं वापस हाथ नहीं खींचने पड़े और वो ज़्यादा फजीयत वाली स्थिति होती है। तो बड़ी बात तो ये है कि अब पुलिस वालों को एफआईआर लिखने से पहले सोचना पड़ता है कि ये आदमी, इसकी राजनीतिक रसूख कितना है और कहीं ऐसा नहीं हो कि इसको बचाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़े। पुलिस वालों का कहना था, इन अफसरों का, सबका सब आईपीएस अफसर हैं और जो सर्वाधिक सुरक्षित नौकरियों में से एक नौकरी मानी जाती है हमारी भारतीय प्रशासकीय सेवाओं की, उनका कहना था कि आप आईपीएस की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जिन पुलिस कर्मचारियों को सारी कार्रवाई करनी पड़ती है, वो सब भी अपने परिवार, अपने बाल बच्चे लेके बैठे हुए हैं। उन सबको भी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की चिंता रहती है।
वो भी अपने बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए अब कहीं देहात गाँव में जाना पसंद नहीं करते, हिम्मत नहीं करते हैं। उन्हें एक भय ये भी होता है कि यदि नेताओं के कहे अनुसार उन्होंने काम नहीं किया, तो हो सकता है कि उनका तबादला ऐसी जगह हो जाए कि जहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए ठीक-ठीक प्राइमरी स्कूल भी नहीं मिले। इसलिए अब बहुत मानसिक दबाव और तनाव में वो काम कर रहे हैं पुलिस वाले, आईपीएस अफ़सरों का कहना था। तो इसलिए उन्होंने पुलिसकर्मियों ने अब छोड़ दिया अपने आप को भगवान भरोसे कि जब हमें कठपुतली की तरह ही काम करना है, जब हमें नेताओं के मुताबिक ही किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है और किसी को बचाना है, तो फिर अपना दिमाग क्यों लगाएँ? अपनी फजीहत क्यों करवाएँ? कठपुतली की तरह काम करना है तो बिल्कुल यंत्रवत काम कर लो, जैसा ऊपर से हुक्म आए, नेता का हुक्म आए वैसा काम कर लो, नेता का चाहे वैसा एफआईआर लिख लो और अपना आज का दिन निकाल लो। अब नौकरी करने के लिए कल की चिंता मत करो, आज का दिन तो तुम्हारा राजी खुशी निकल जाए। ये मानसिकता पुलिस कर्मियों की बन गई है। मैंने जानना चाहा कि क्या हम सब अब इसी तरह के जीवन जीने को अभिशप्त हो जाएंगे? स्थिति नहीं बदली जा सकेगी। सब ने शब्दावली अलग थी, जैसा मैंने पहले कहा, शब्दावली अलग-अलग थी, लेकिन उनका निष्कर्ष और उनकी अपेक्षाएँ सबकी लगभग शब्दशः एक जैसी थी। सब ने कहा कि स्थिति तो बदली जा सकती है, तत्काल बदली जा सकती है और बदलने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल मानसिकता बदलनी पड़ेगी। पुलिसकर्मियों में प्रबल इच्छा शक्ति है, लेकिन उनका आत्मबल लगभग नष्ट हो गया है और ये आत्मबल या जैसे कहिए कि मनोबल अब उन्हें नागरिकों से ही मिल सकेगा, नेताओं से नहीं मिलेगा। यदि आपको कानून का शासन चाहिए, तो आपको कानून की चिंता करनी पड़ेगी, कानून की रक्षा भी आपको करनी पड़ेगी। कानूनी सुरक्षा चाहिए, तो कानून को सुरक्षा उपलब्ध करानी पड़ेगी। और सब ने एक बात समान रूप से कही है कि नेता ये काम कभी नहीं होने देंगे। वो कानून का शासन कभी नहीं चाहेंगे, वो कानून का शासन नहीं, अपने कानून का शासन चाहते हैं, पार्टी कोई भी हो। इसलिए नागरिकों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है और 3 आईपीएस अफसरों ने तो साफ-साफ कहा कि गेंद अब पूरी तरह से नागरिकों के पाले में बहरेगी जी, यानी आपके पाले में, लोगों के पाले में है। पुलिस वाले अब वही करेंगे, उतना ही करेंगे जो और जितना उन्हें करना पड़ेगा। अब वो अपनी अक्ल नहीं लगाएंगे। अपराधी का वर्गीकरण जब तक होता रहेगा, वर्गीकरण यानी ये अपराधी कौन है, अपने वाला है कि उनके वाला है, इसके आधार पे हम कार्रवाई की अपेक्षा करेंगे, तो कानून का शासन इस देश में कभी नहीं आ पाएगा। नागरिकों को अपराधियों का वर्गीकरण करने से बचना पड़ेगा, उन्हें अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनका कहना यह था कि यदि आपके अपने वाले भी अपराधी हैं, तो आपको अपने वालों पर भी कानून का शासन लागू करते हुए पुलिस कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने एफएम रुस्तम जी एक बड़े पुलिस अफसर हुए अपने मध्य प्रदेश में, उनका एक बहुत सनातन वाक्य हर बार सुनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी केवल पुलिस वालों का नहीं होती, पुलिस वाले नौकरी कर रहे हैं इस वजह से वो आपके मानसिक गुलाम नहीं हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पुलिसकर्मी वर्दीधारी नागरिक है, रुस्तम जी कहते थे, प्रत्येक पुलिसकर्मी वर्दीधारी नागरिक है और प्रत्येक नागरिक बिना वर्दी वाला पुलिसकर्मी है। इसलिए जिम्मेदारी दोनों की है। यदि आपको कानून का शासन चाहिए, तो आपको कानून मानना पड़ेगा। ये संभव नहीं है कि आप कानून को तो नहीं माने और चाहें कि कानून का शासन हो। ये दो तरफा व्यवहार है और दो तरफा व्यवहार में कभी भी आपको मन माफिक नहीं हो सकती है। और एक आईपीएस अफसर ने बहुत कड़वेपन से कहा, उन्होंने कहा कि बैरागी जी, मैं जो कह रहा हूँ वह अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, नई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोग इस बात को बहुत कम जानते हैं और आप जो मेरी ओर से कहिएगा। उन्होंने कहा, हम नागरिकों को वैसे ही पुलिस मिली है जैसे हम हैं, या कहिए कि जैसी पुलिस हासिल करने की पात्रता हमने अर्जित कर ली है, हमें वैसी ही पुलिस मिली है। पुलिस वाले भी ऊपर से उतर के नहीं आए हैं, इस समाज में से आए हैं, आपके हमारे बीच में से ही आए हैं। और जो कुछ जैसे कुछ आप हम जैसे हैं वैसे ही पुलिस वाले हैं। पुलिस वालों से उनसे देवता की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा बिल्कुल मत कीजिए। आप लोगों ने जैसा पुलिस को दिया है, पुलिस वाले वैसा ही आपको वापस लौटाएंगे। मैं बहुत तकलीफ से कह रहा हूँ कि उनकी एक भी बात का मैं खंडन नहीं कर पाया, किसी का भी। मेरी बोलती बंद हो गई यूँ कह लीजिए आप, क्योंकि उनकी बात आधारभूत रूप से कहीं गलत नहीं थी। अब हमें ही तय करना पड़ेगा। उन्होंने, एक सज्जन ने मुझे रिंगनोद का कोई एक किस्सा सुनाया।
उनका कहना है कि स्थिति ये हो गई है कि रिंगनौद में रिंगनौद के एक परिवार के किसी मंदबुद्धि सदस्य की हत्या मंदसौर में हो गई थी, लेकिन मंदसौर में मारने वाला भी अपने वाला था राजनीतिक रूप से। तो उन्होंने मुझे बहुत कटाक्ष में कहा कि अपने वालों को बचाने के लिए अपने वाले की हत्या भी आपको मुस्कुरा के कबूल करनी पड़ेगी, और जब ऐसी दशा आती जाएगी, आपका जब पानी नाक के ऊपर गुजर जाएगा तब आप लोग बोलेंगे। उन्होंने कहा कि आप संभल जाइए, पुलिस वाले आपके लिए हैं और आपके लिए बैठे हुए हैं और आपके लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हैं और वो सब कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, लेकिन आप ही तय कीजिए कि अब हम पुलिस वाले कैसा काम करें या नहीं करें, और करें तो कानून के मुताबिक करें या आपके नेताओं के मुताबिक करें, क्योंकि आप नेताओं के पीछे चलते हैं, आप नेताओं को नियंत्रित करते नहीं हैं, नेता आपको नियंत्रित कर रहे हैं। तो नेता को कभी कोई तकलीफ नहीं होती, नेता के परिवार को कभी कोई तकलीफ नहीं होती है। जो भी तकलीफ होती है आप जैसे मध्यम वर्ग लोगों को होती है, तो आप तय कीजिए कि हम पुलिस वाले कैसे रहें और आपके साथ हमारा रिश्ता कैसा रहे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी, आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। और आपको लगे कि ऐसी बातें और आपको सुनना पसंद आती हैं तो कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके टिप्पणी जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।